नमस्कार एवरीवन। आज की क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का आई थिंक पार्ट नंबर 6 अपना ये चल रहा है, राइट नाउ। इसके अंदर लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक के टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। लास्ट टॉपिक ये हमने किया था कि ट्रेडिंग आप कैसे कैसे कर सकते हो, क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं आपके पास, वो हमने कवर किया था, राइट। आज की क्लास में अपने को ये वाला टॉपिक से स्टार्ट करना है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट, क्या होता है, इस टॉपिक से स्टार्ट करना है। पहले एक बार कलर चूज कर लेते हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट नोट होता क्या है करके इस टॉपिक से अपने को स्टार्ट करना है एंड अपनी क्लास स्टार्ट करना है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या रहता है, इसको जरा समझो। एक दिन के अंदर जितने भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए, उन सब ट्रांजेक्शन्स का डिटेल आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है। तो जो डिटेल्स वो आपको ब्रोकर प्रोवाइड करेगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर डिटेल्स प्रोवाइड करता है, उस लेटर को, उस डॉक्यूमेंट को जिसके अंदर आपको ब्रोकर आपके ट्रेड का डिटेल्स प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट तुमको समझा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट बेसिकली तुम्हारा ब्रोकर जो भी तुमने एक दिन के अंदर ट्रांजेक्शन्स किए, उन सब का डिटेल्स प्रोवाइड करता है। उस डिटेल्स को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं, राइट। अब इसको थोड़ा रीड करते हैं, तुमको और क्लैरिटी आएगा। A contract note is a confirmation of trades done for a particular day on behalf of the client by the trading member। मतलब जो ट्रेडिंग मेंबर ने तुम्हारे लिए जितनी भी ट्रेड्स किए एक दिन के अंदर, उसका कंफर्मेशन होता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिसके अंदर बताया जाए ये ट्रेड्स हमने तुम्हारे लिए किया है, राइट। उसके अंदर उन ट्रेड्स का, उन ट्रांजेक्शन्स का सारा सारा डिटेल्स वहां पे दे रखा रहेगा। और ये क्या होता है? पर्टिकुलर डे का, मतलब कि डे वाइज बनता है। आज के ट्रांजेक्शन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनेगा, कल के ट्रांजेक्शन का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट नोट बनेगा, परसों के ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट नोट बनेगा। डे वाइज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है। It imposes a legal enforceable relationship between the client and the trading member with respect to purchase slash sell and the settlement of the trade। कॉन्ट्रैक्ट नोट से क्या होता है? एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है, एक लीगल स्टेटस क्रिएट होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द ब्रोकर। मतलब कि ट्रांजेक्शन्स को एक लीगली क्या मिलता है? राइट मिलता है, स्टेटस मिलता है कि मतलब ये लीगल ट्रांजेक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट से प्रूफ होता है, राइट। बाद में यदि कोई डिस्प्यूट वगैरह हुआ तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नोट को आप यूज कर सकते हो अपना बात रखने के लिए, एज एविडेंस आप इसको यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट्स स्लैश क्लेम्स बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द ट्रेडिंग मेंबर। इन्वेस्टर एंड ट्रेडिंग मेंबर के बीच में कोई डिस्प्यूट है, क्लेम्स है, उनको सेटल करने के अंदर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट हेल्प करते हैं। इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर फाइलिंग कंप्लेन और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ट्रेडिंग मेंबर इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट। यदि कोई डिस्प्यूट है और वहां पे आपको कंप्लेन फाइल करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है? वहां पे प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या है? ये चीज तो आपके पास होना ही चाहिए, उसके बाद आप कंप्लेन फाइल कर पाओगे। यहाँ पे आर्बिट्रेशन वर्ड भी, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करके भी दे रहेगा। ये क्या होता है जरा समझो। आपको यदि कंप्लेन फाइल करना, आप कंप्लेन फाइल करो। यदि आपका कंप्लेन सेबी या फिर स्टॉक एक्सचेंज सोल्व नहीं कर पाता, तो आपकी कंप्लेन फॉरवर्ड की जाती है किसको? आर्बिट्रेशन को। आर्बिट्रेशन बेसिकली क्या होता है? एक सेमी जुडिशियल बॉडी है जो कि आपकी कंप्लेन सॉल्व करने का पावर्स वगैरह रखता है। तो वहां पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो वहां पे भी आपको क्या? कॉन्ट्रैक्ट नोट तो नीड होएगा ही होएगा। Now, a valid contract note should be in the prescribed form and contain the details of the trade, stamped with the requisite value and duly signed by the authorized signatory। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नोट कैसा रहेगा? जो कि एक प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर रहेगा। मतलब कि उसका मन मर्जी से कुछ भी तुम डिसाइड नहीं कर सकते, क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं। पर्टिकुलरली सारा क्या उसमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना है, सारा का सारा तुमको एक्सचेंज एंड सेबी ये बताते हैं, राइट। तो उस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है। उसके ऊपर जो भी ऑथोराइज पर्सन है, जो स्टॉक ब्रोकर है, उसके साइन वगैरह होना चाहिए। जो ट्रांजेक्शन हुआ, जो ट्रेड हुए, उन सब की डिटेल वगैरह होनी चाहिए। Now, contract note are kept in duplicate. The trading member and the client should keep one copy each। ठीक है। क्या होता है? एक कॉपी किसके पास रहेगा? क्लाइंट के पास में। एक कॉपी किसके पास रहेगा? ब्रोकर के पास में एक कॉपी रहता है। After verifying the details contained therein, the client keeps one copy and return the second copy to the trading member duly acknowledged by the him। क्या मतलब हुआ? जैसे ही तुम्हारा जो ब्रोकर है उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाया, दो कॉपी लेके आएगा तुम्हारे पास में। एक दोनों कॉपी तुमको देगा, तुम उसकी डिटेल्स वेरीफाई करो, और तुम एक कॉपी पे साइन करके एक कॉपी उसको वापस दे दोगे, राइट। एक कॉपी तुमने रखा, दूसरी कॉपी पे साइन करके तुमने इसको सामने वाले ब्रोकर को वापस दे दिया, राइट। ताकि तुम दोनों के पास एक एक क्या रहे? उसका कॉपी रहे। ये इसका पर्पज है, राइट। हालांकि आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है तुमको डिजिटल ईमेल के ऊपर तुमको मिलता है, तो वहां पे साइन वाइन करने की कोई नीड नहीं है, राइट। पहले पुराने टाइम में हुआ करता था। अंडरस्टूड। चलो आगे चले। What details are required to be mentioned in the contract note issued by the stock broker। जो स्टॉक ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है, उसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए? बहुत बेसिक डिटेल्स है जो कि उसके अंदर होनी चाहिए। क्या डिटेल्स है एक बार जरा देखते हैं। पहला,
नेम एड्रेस एंड सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द मेंबर ब्रोकर, मतलब कि जो तुम्हारा स्टॉक ब्रोकर रहेगा उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। नेम ऑफ द पार्टनर, यदि तुम्हारा वो ब्रोकर जो है पार्टनरशिप फर्म बना के ब्रोकिंग का काम कर रहा है तो उसके पार्टनर का नाम क्या है वो तुम दो। प्रोपराइटर का नाम, यदि वो सिंगल पर्सन ही बिजनेस चला रहा है तो वो जो प्रोपराइटर है, जो मालिक है, उसका नाम बताओ। ऑथराइज सिग्नेटरी, यदि उसने ये काम किसी और पर्सन को दे रखा, किसी और पर्सन को ऑथराइज कर रखा अपनी फर्म के अंदर, तो ऑथराइज पर्सन कौन है उसके बारे में उसका डिटेल्स दो, राइट, उसका नाम दो। देन डीलिंग ऑफिस एड्रेस, उसका ऑफिस का एड्रेस क्या है करके। देन टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, फैक्स नंबर देखो ये पुरानी चीज आज के टाइम पे यूज ही नहीं होती। कोड नंबर ऑफ द मेंबर, जो मेंबर का जो कोड नंबर है जो कि एक्सचेंज ने दिया है वो सब भी उसके अंदर लिखना है। फिर कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट का नंबर क्या है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, किस दिन तुम इश्यू कर रहे हो, सेटलमेंट नंबर क्या है, टाइम पीरियड फॉर सेटलमेंट क्या है, राइट। सेटलमेंट क्या होता है बेसिकली, एक बार ट्रांजेक्शन हो गया फिर उसका सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट कैसे होता है, जिसने सिक्योरिटी परचेज किया है उसको सिक्योरिटी मिलता है, और फिर उसको क्या करना, पैसे भी देने पड़ेंगे, तो वो सामने वाली पार्टी को पैसे मिलेंगे जिसने सिक्योरिटी बेचा है। इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट करना, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसका मतलब होता है क्लाइंट, उसका नाम एंड उसका कोड नंबर दो करके। हर एक क्लाइंट के लिए क्या होता है, उसको एक यूनिक कोड असाइन किया जाता है। हर एक क्लाइंट को हम क्या करें, एक यूनिक कोड असाइन किया जाता है, एंड वो कोड भी तुमको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर टाइम क्या था, हर एक ट्रेड के लिए जो ऑर्डर नंबर क्या था उसका टाइम क्या था वो। फिर ट्रेड नंबर एंड ट्रेड टाइम ये भी देना पड़ेगा ना। ऑर्डर एंड ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है जरा समझो। आपने ऑर्डर प्लेस किया एंड जब वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। आपने ऑर्डर प्लेस किया, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं, राइट ना। जैसे कि तुम मान लो कि स्विगी जोमेटो पे कोई फूड ऑर्डर करते हो, तो अभी जब तक तुमको खाना मिलेगा नहीं वो क्या रहेगा, ऑर्डर। एक बार खाना मिल गया तो वो क्या बन जाएगा, ट्रेड मिल जाएगा, मतलब जैसे वो एग्जीक्यूट हो गया वो ट्रेड हो जाएगा, राइट ना। तो वो इसका डिटेल दो। देन क्वांटिटी एंड काइंड ऑफ सिक्योरिटी बॉट स्लैश सोल्ड बाय द क्लाइंट, क्लाइंट ने किस टाइप का सिक्योरिटी खरीदा है या फिर बेचा है, कितनी सिक्योरिटी खरीदा है या बेचा है, उसका इन्फॉर्मेशन दो। ब्रोकरेज एंड परचेज या फिर सेल्स रेट करके बताओ उसमें क्या है, ब्रोकरेज कितना चार्ज किया उसने, राइट। एंड देन परचेज या फिर सेल रेट, किस प्राइस के ऊपर बेचा या फिर खरीदा है करके। देन सर्विस टैक्स रेट क्या था, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, अदर चार्जेस कुछ है तो उनका भी इन्फॉर्मेशन दो। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है, ये जो सिक्योरिटीज है, शेयर्स वगैरह, इनका बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो वहां पे तुमको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वो भी देना पड़ता है, राइट। आज भी ये एप्लीकेबल है। आगे चले। देन appropriate stamps have to be affixed on the contract note or it must be mentioned that the consolidated stamp duty is paid। अगेन पुरानी चीज है, आज के टाइम पे नहीं होता। क्या appropriate वैल्यू के स्टैम्प्स उस पर चिपकाने होते हैं, या फिर उस पर लिखो कि जो इसका स्टैम्प जितना पैसा इसका देना होता है हमने दे दिया करके। देन सिग्नेचर ऑफ द स्टॉक ब्रोकर या फिर ऑथोराइज सिग्नेचरी वो होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर होना चाहिए ना। एक पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट नोट जो फिजिकल फॉर्म में पहले के टाइम पे हुआ करता था, उसका इमेज भी यहाँ पे दे रखा है। अगेन ऐसा बहुत ब्लर इमेज है, जूम करोगे तो भी दिखता नहीं है, कुछ भी रीड ही नहीं कर सकते हो। बट पुराने टाइम में इस तरीके का कुछ कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखता था, राइट। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक्स वाई जेड कंपनी, एक्स वाई जेड लिमिटेड का हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, राइट। बट पहले इस तरीके का दिखता था। आज के टाइम पे जैसे मैंने बोला, ईमेल के ऊपर तुमको ये भेजा जाता है, अंडरस्टूड। आगे चले। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम ब्रोकरेज दैट अ ब्रोकर कैन चार्ज, ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज कितना चार्ज कर सकता है ब्रोकर, ये क्या है, मैक्सिमम ब्रोकरेज कितना चार्ज कर सकता है, मिनिमम की बात नहीं करता। तो मैक्सिमम 2.5% ऑफ द वैल्यू ब्रोकरेज चार्ज कर सकते हो। कैसे जरा समझो। लेट्स से कि आपने 10 शेयर्स परचेज किए और एक शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपए एक शेयर का प्राइस है, तो टोटल कितना हो गया, 1000 रुपीज कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू हो गया, ट्रांजेक्शन वैल्यू 1000 रुपीज हो गया। इसका मैक्सिमम ब्रोकरेज कितना चार्ज किया जा सकता है, 2.5% मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्ज किया जा सकता है। 2.5% ऑफ 1000 रुपीज कितना होता है, 25 रुपीज। तो मैक्सिमम इस ट्रांजेक्शन के ऊपर 25% ब्रोकरेज चार्ज किया जा सकता है। ये हुआ मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हो। आज के टाइम पे रियलिटी क्या है, जो ब्रोकर्स लोग हैं बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, लेस देन 0.1% ब्रोकरेज आपका चार्ज करते हैं। कितना, लेस देन 0.1% ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। बिकॉज आज के टाइम पे सारे ट्रांजेक्शन डिजिटली होते हैं ना, ब्रोकर्स वगैरह को ज्यादा कॉस्ट आता ही नहीं है, डिजिटली ट्रांजेक्शन हो रहा है, उनको क्या जा रहा है, राइट। बट पहले के टाइम पे फिजिकल ट्रांजेक्शन हुआ करते थे, टाइम बहुत ज्यादा लगता था, ब्रोकर्स को ये सब ब्रोकर्स वगैरह का खर्चा बहुत आता था, तो पहले थोड़ा ब्रोकरेज ज्यादा हुआ करता था। बट आज के टाइम पे बहुत कम ब्रोकरेज है। तो बट मैक्सिमम कितना ब्रोकरेज है, 2.5% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू करके। और ये कौन बोलता है, सेबी ने बोला है कि मैक्सिमम तुम इतना ब्रोकरेज चार्ज कर सकते हो, सेबी बोलता है कि मैक्सिमम इतना ब्रोकरेज चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट, why should one trade on recognized stock exchange only for buying slash selling of securities?
किसी इंसान को सिर्फ और सिर्फ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एनएससी और बीएससी इंडिया में दो ही है, कौन, एनएससी और बीएससी, ये दो स्टॉक एक्सचेंज है, इन्हीं के ऊपर आपको क्यों बाइंग एंड सेलिंग करना चाहिए? आप डायरेक्टली आपस में बाइंग एंड सेलिंग क्यों नहीं कर सकते? तो इसके आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेज मिलते हैं। क्या? क्योंकि देखो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है ना, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं, राइट? तो वो स्टॉक एक्सचेंज उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलता है। आपके साथ में कोई धोखाधड़ी के चांसेस यहाँ पे नहीं रहते। अगर करें, ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो तुमको यहाँ पे बेस्ट प्राइसेस अवेलेबल मिलता है। कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है तो यहाँ पे तुमको कंप्लेंट्स तुम्हारा रजिस्टर करा सकते हो, उनका सॉल्यूशन तुमको मिलेगा। इन रीजंस की वजह से तुम क्या करते हो, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ही बाइंग एंड सेलिंग करते हो, डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते। एक बार रीड करते हैं। एन इन्वेस्टर डज नॉट गेट एनी प्रोटेक्शन इफ ही ट्रेड्स आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बाहर डायरेक्टली ट्रेड करते हो तो तुमको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। कोई धोखाधड़ी हो गया तुम्हारे साथ में तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है करके, राइट? Now, trading at the exchange offer investor the best prices prevailing at the time in the market. मार्केट में जो बेस्ट प्राइसेस है वो तुमको मिलती है करके यहाँ पे, क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकते हो कौन कितने पे खरीद रहा है, कौन कितने बेच रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है डिजिटली। Lack of any counterparty risk which is assumed by the clearing corporation. This is very very good point, right? काउंटर पार्टी रिस्क यहाँ पे नहीं होता। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है जरा समझो। लेट्स से कि अपने दो पर्सन है यहाँ पे, एक है कौन, सोनू, और दूसरा है कौन, मोनू। सोनू मोनू करके दो एंटिटीज है करके, राइट? नाउ जरा समझो, लेट्स से कि सोनू ने क्या किया, 10 शेयर्स परचेज की, क्या किया, 10 शेयर्स परचेज किया। एंड अब 10 शेयर्स परचेज किया तो इसके बदले में पैसे भी देने पड़ेंगे, इसके बदले में क्या करना पड़ेगा आपको, पैसा देना पड़ेगा करके, करेक्ट है? नाउ अभी सोनू को सोनू ने क्या किया, इसको पैसा दे दिया, बट मोनू ने इसको 10 शेयर्स दिए नहीं। हुआ क्या, समझा? सोनू ने इसको पैसा दे दिया, मोनू ने उसको 10 शेयर दिए ही नहीं। इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर पार्टी रिस्क बोलते हैं। मतलब कि सामने वाली पार्टी ने क्या क्या डिफॉल्ट कर दिया, हमारा या तो पैसा ले लिया या फिर सिक्योरिटी ले लिया, उसके बदले में अपना काम किया नहीं, राइट? हमारे केस में उसने पैसा ले लिया बट सिक्योरिटी दिया नहीं। इस केस में इस पर्सन को तो नुकसान हो जाएगा, सोनू को तो नुकसान हो जाएगा। बट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तुम ये ट्रांजेक्शन करते हो तो सोनू को नुकसान नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तुमको नुकसान नहीं होने देगी। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करती है, कहीं से भी ये 10 शेयर्स लेके आएगी और सोनू को चुकाएगी करके, राइट? तो सोनू को नुकसान नहीं हुआ। फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करती है, ये मोनू से पैसा वसूल करती है, 10 शेयर्स का पैसा इनसे वसूल करेगी, राइट? बट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इस पार्टी को नुकसान नहीं होने देगा। तो यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क मतलब सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर दे, ये रिस्क यहाँ पे नहीं होता। डन? क्योंकि काउंटर पार्टी डिफॉल्ट करती है तो भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तुमको हेल्प करता है। आगे चले। एक्सेस टू इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस एंड रिड्रेशल मैकेनिज्म ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का अपना क्या होता है कि इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस एंड रिड्रेशल मैकेनिज्म होता है। इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस मतलब इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट, उसका रिड्रेसल मतलब उसको सॉल्व करना, ये इसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। द प्रोटेक्शन अप टू अ प्रिस्क्राइब लिमिट फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। क्या होता है कि मान लो कि कोई ब्रोकर ने डिफॉल्ट कर दिया या फिर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, उस वजह से मान लो तुमको कोई लॉस हो गया, एज अ इन्वेस्टर तुमको कोई लॉस हो गया, तो उस केस में हमने क्या एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बना रखा है। यहाँ से कुछ पैसा निकाल के तुमको मिलेगा और तुम्हारे नुकसान की भरपाई की जाएगी। जैसे कि मान लो कहीं पे बाढ़ आया, कहीं पे ऐसा भूकंप आया, तो वहां पे जैसे पीएम रिलीफ केयर फंड, ऐसे बहुत सारे फंड बने रहते हैं, तो वहां से हम पैसा निकाल के वहां पे उनको, जिन लोगों को नुकसान हुआ उनको भरपाई करते हैं। सेम यहाँ पे होता है। स्टॉक एक्सचेंज में यदि किसी को नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ अ डिफॉल्ट ऑफ अ ब्रोकर और अ कंपनी, तो इन्वेस्टर लोगों को पैसा चुकाया जाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया और वहां पे तुम्हारा पैसा का वैल्यू कम हो गया तो नुकसान की भरपाई होगी, ये मतलब नहीं है, ठीक है ना? ये मत सोचना कि नुकसान हो गया तो सिर्फ वो पैसे देंगे, नहीं। It is also mandatory by the SCRA that any trades on the stock exchange are to be routed only through the stock brokers करके, right? SCRA क्या है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इसके अंदर बोल रखा है जितने भी ट्रांजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज पे होंगे, बाइंग एंड सेलिंग के ट्रांजेक्शन, सारे के सारे ट्रांजेक्शन ब्रोकर्स के थ्रू ही कर सकते हो, राइट? यदि आपको बाइंग एंड सेलिंग करना है तो आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे जाके बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते, तुमको ब्रोकर के थ्रू ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे, राइट? The investor grievance redressal mechanism can be activated only if the investor transacts through a broker on a recognized stock exchange and not one on one. यदि आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजेक्शन करते हो तो ही तुमको ये ग्रीवेंस रिट्रेशनल मैकेनिज्म का बेनिफिट मिलता है, मतलब तुम अपनी कंप्लेंट्स वगैरह फाइल कर सकते हो। वन ऑन वन करते हो मतलब ऑफलाइन ऐसे डायरेक्टली ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके अंदर तुमको इसका बेनिफिट नहीं मिलता। डन? आगे चलो, चलो नेक्स्ट टॉपिक। हाउ टू नो इफ द ब्रोकर और द सब ब्रोकर इज रजिस्टर्ड। जो तुम्हारा ब्रोकर है, कोई आके बोलता है कि आप मेरे थ्रू ट्रांजेक्शन करो, आई एम अ रजिस्टर्ड ब्रोकर विद द सेबी, बट तुमको कैसे पता वो रजिस्टर्ड ब्रोकर है या नहीं? हो सकता है झूठ बोल रहा हो।
तो तुम वेरीफाई कैसे कर सकते हो, ये बताता है, राइट। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि उसका आप सर्टिफिकेट देख लो, या फिर सेबी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे कंप्लीट लिस्ट दे रखे हैं, जितने भी ब्रोकर्स है उनका क्या है, कंप्लीट लिस्ट दे रखा है, वहां पे जाके उसका नाम सर्च कर सकते हो। मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखो, ये सेबी की वेबसाइट पे आया हम करके, यहाँ पे तुम सेलेक्ट करो कौन से स्टॉक एक्सचेंज का तुमको देखना है। लेट्स से मैं सेलेक्ट करता हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि इतने सारे स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अभी इस पे देखो, ये ग्रो करके, ये मैंने पहले ऑलरेडी इसको सर्च किया था, ग्रो करके एक स्टॉक ब्रोकर है, इसको तुम सर्च करते हो तो तुमको मिल जाएगा, देखो ये ग्रो करके स्टॉक ब्रोकर, राइट। एक बार ग्रो का नाम हटा देता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, ये क्या, अगर टोटल लिस्ट आ गया जितने भी ब्रोकर्स है ना, उन सब की टोटल आपको यहाँ पे लिस्ट मिल गया, राइट। तो ये कितने, देखो यहाँ पे 1121 ब्रोकर्स है एनएससी के ऊपर रजिस्टर्ड, तो इनका सारा का लिस्ट तुमको मिल गया। बस यहाँ पे सर्च करो उस ब्रोकर का नाम, और तुमको यहाँ पे नाम होना चाहिए, उसका नाम नहीं है तो वो क्या है, रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है। इस तरीके से तुम वेरीफाई कर सकते हो कि ब्रोकर रजिस्टर्ड है या नहीं। अभी देखो, वन कैन कंफर्म इट बाय वेरीफाइंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेबी, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख लो। या फिर अ ब्रोकर रजिस्ट्रेशन नंबर बिगिंस विद द लेटर्स INB एंड द सब ब्रोकर उसका नंबर बिगिन होता है फ्रॉम INS, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ब्रोकर के केस में INB से स्टार्ट होता है, सब ब्रोकर केस में INS से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होता है। सेबी वेबसाइट कैरी द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, वहां पे टोटल लिस्ट मिलेगा आपको। हेंस द रजिस्ट्रेशन कैन बी वेरीफाइड देयर आल्सो, राइट। देखो, ब्रोकर्स का लिस्ट तो मैंने दिखाया, सब ब्रोकर का लिस्ट का तुमको थोड़ा बताता हूँ। तुम जाके सर्च कर सकते हो सब ब्रोकर लिस्ट इन इंडिया के, राइट। बट तुमको लिस्ट कुछ मिलेगा नहीं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि आज के टाइम पे सब ब्रोकर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सब ब्रोकर का कॉन्सेप्ट थोड़ा पहले एग्जिस्ट करता था, और फिर उसको लीगली ऑफिशियली इसको बंद कर दिया। आज के टाइम पे जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है सब ब्रोकर की जगह, दैट इज ऑथोराइज पर्सन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। ऑथोराइज पर्सन सब ब्रोकर चीज सेम ही है, बट आज के टाइम पे ऑथोराइज पर्सन वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, वो ब्रोकर्स के एजेंट होते हैं, राइट। बट इसलिए तुमको सब ब्रोकर का लिस्ट आज नहीं मिलता। Done? आगे चले, चलो। नाउ अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्या बोलता है, कुछ बहुत ही बेसिक बातें आपको बताता है कि यदि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। प्रिकॉशन मतलब क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, राइट। वो वेरी वेरी बेसिक पॉइंट्स करके बहुत सारे पॉइंट्स दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम है क्या, बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इनमें से तुम यदि 6-7 पॉइंट भी याद कर लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके लिए 4 पॉइंट लिखो, काम खत्म। तुमको 6-7 पॉइंट याद करने हैं, ताकि 1-2 पॉइंट भूल भी जाओ तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। तो कुछ पॉइंट्स इसमें से देख लेते हैं। Now, what precautions must one take before investing in the stock market? Stock market में invest करने से पहले क्या क्या precautions तुमको लेने होते हैं? Here are some useful pointers to bear in mind before you invest in the market. पहला, make sure your broker is registered with the SEBI and the exchange and do not deal with the unregistered intermediary. Make sure करो तुम्हारा ब्रोकर सेबी एंड एक्सचेंज दोनों के साथ में क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। दोनों के साथ में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है ब्रोकर को, ठीक है। दूसरा, ensure that you receive contract notes for all the transaction from your broker within 1 working day of execution of trade। जैसे ही तुमने ट्रेड्स किया, ट्रांजेक्शन किया, उसके विदिन 1 वर्किंग डे में तुमको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाना चाहिए, ये तुमको एंश्योर करना है। दिस इज अ गुड पॉइंट, राइट, तुमको पता होना चाहिए। So these two are nice point। और भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। All investment carries some kind of risk. Investors should know the risk that they are taking and invest in a manner that matches with their risk tolerance। क्या बोलता है, जो भी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हो सबके अंदर कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा, तो किस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है ये तुमको पता होना चाहिए, एंड आपको वही रिस्क लेना है जो कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अंदर होगा, राइट। लेट्स से कि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो अपने कुछ ऐसे फ्यूचर गोल के लिए जो कि एकदम सेफ गोल है, जहाँ पे पैसा पैसा चाहिएगा ही चाहिएगा, राइट। हेल्थ के लिए पैसा इकट्ठे कर रहे हो या फिर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठे कर रहे हो, तो उस केसेस में तुम क्या करोगे, जो बिटकॉइंस वगैरह है, अपना क्रिप्टो करेंसी है, या फिर डेरिवेटिव इंट्राडे ट्रेडिंग, इन सबसे दूर हो। क्यों? क्योंकि ये रिस्क बहुत ज्यादा है, हो सकता है तुम्हारे गोल के अकॉर्डिंग मैच नहीं करे, तुम्हारे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बाहर है, राइट। तो इन चीजों से दूर हो, थोड़ा सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एफडी में, म्यूचुअल फंड में, इस तरीके से, राइट। तो रिस्क पता कर लो एंड अपनी रिस्क की कैपेसिटी के अंदर ही रहना। Do not be misled by the market rumors, wrong advertisement और hot tips of the day, right? मार्केट के अंदर रूमर्स चलते रहते हैं कि इस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है, इस कंपनी का शेयर गिरने वाला है। ये भी हॉट टिप्स क्या होती है बेसिकली, तुम देखो कि न्यूज चैनल्स होते हैं ना, स्पेशली वो वाले बिजनेस न्यूज चैनल्स करके, राइट, वो ऐसे टिप देते रहते हैं, इस कंपनी के शेयर को तुम खरीद सकते हो, इस कंपनी का शेयर का टारगेट प्राइस इतना है करके, राइट। इस तरह की टिप देते रहते हैं। मेरे को भी लोग पूछते रहते हैं कि यार कोई टिप दे दो, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूं, ऐसा तुमको पूछते ही रहते हैं, कहीं पे भी जाओगे टिप के लिए पूछते हैं।
बट कभी भी उन टिप बेसिस पे इन्वेस्ट करने नहीं। आई नेवर गिव अवे एनी टिप्स करके, राइट? क्योंकि प्रॉफिट हो गया तो उनका, नुकसान हो गया तो तुमको आके बोलेंगे कि तुम्हारे टिप की बेसिस पे इन्वेस्ट किया और आपको नुकसान हो गया। तो अवॉइड गिविंग टिप्स एंड अवॉइड टेकिंग टिप्स करके, राइट? इन्वेस्ट कैसे करना है उसका यहाँ पे देखो। टेक इन्फॉर्म डिसीजन बाय स्टडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के अभी इन्वेस्ट करना कैसे है, कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करो, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करो। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है, कंपनी के अंदर आप देखो कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का सेल्स कितना है, कंपनी का लोन कितना ले रही है, कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, ये सारी चीजें स्टडी करो, उसके बाद में डिसीजन लो, राइट? इन्वेस्ट करना इतना ईजी नहीं है, अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इसके लिए थोड़ा रिसर्च लगता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला और आपने इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज लेजी वे टू इन्वेस्ट। पैसा डूबने के चांसेस वहां पे ज्यादा रहते हैं। खुद से रिसर्च करो, अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद से लो, राइट? तो फंडामेंटल कंपनी एनालाइज करो फिर इन्वेस्ट करो। फाइंड आउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज इनटू। कंपनी किस बिजनेस के अंदर है, कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है, ये तुमको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो कि शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता वो कंपनी करती है, बस किसी ने बोला और वो इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा सिचुएशन तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स, राइट? पता करो क्या बिजनेस, किस चीज का बिजनेस कंपनी कर रही है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, मतलब उसका फ्यूचर में ग्रोथ क्या है करके, राइट? क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसा है, कोई फ्रॉड मैनेजमेंट तो नहीं है, जैसे कि बायजूस करके अपना कंपनी था एजुकेशन के अंदर, तो उसका मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे फ्रॉड एलिगेशंस लगे थे, राइट? तो इस टाइप का मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उसका देखो, पास्ट का अंदर उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, ये सब चीजें चेक करो, उसके बाद कंपनी में इन्वेस्ट करो। सोर्सेज ऑफ नोइंग अबाउट अ कंपनी। अब तुमको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल होती है। पहला सोर्स है अपना क्या, एनुअल रिपोर्ट। कंपनी खुद से क्या करती है, हर साल तुमको अपनी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देगी। कितना प्रॉफिट, कितना सेल्स, उनके मैनेजमेंट का क्या कहना है, ऑडिट वगैरह क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक रिपोर्ट बना के देती है। उसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। हर साल ये तुमको मिलती है। कंपनी की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल होता है, आप जाके उसको स्टडी करो, राइट? देन इकोनॉमिक मैगजीन, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, अपना मनी कंट्रोल हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, ये कुछ फाइनेंस की न्यूज़पेपर वगैरह जो मैगजीन्स वगैरह निकालते हैं, उनको रीड करो, उनसे तुमको कोई अच्छी चीज मिल सकता है। डेटाबेस जो भी अवेलेबल है विद योर वेंडर और योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बहुत सारे जो तुम्हारा एडवाइजर जो भी तुम्हारा सीए करके या फिर म्यूचुअल फंड वाला है, उनके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, उनसे तुम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हो। डन, आगे चलते हैं। तो बस ये कुछ पॉइंट्स है, इतना याद रख लोगे तो इनफ है, सारे पॉइंट्स रीड करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ 6 पॉइंट आई थिंक मैंने कवर करा दिए। एक पॉइंट यहाँ पे और जो मैंने मार्क कर रखा है वो ले लो, क्योंकि जस्ट गुड पॉइंट, राइट? देखते हैं क्या। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि जिन शेयर्स का प्राइस बहुत कम होता है, किसी का शेयर का 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, इस तरीके के शेयर का प्राइस होता है ना, तो उनको लगता है ये शेयर का प्राइस तो बहुत ही सस्ता है, ये शेयर्स खरीद लेते हैं, फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर अपने को रिटर्न मिलेगा। इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग नोशन, ऐसा नहीं होता। जरूरी थोड़ी है कि जिसका प्राइस कम है वो तुमको अच्छा रिटर्न देगा। हो सकता है 10 रुपए में तुमने शेयर का प्राइस खरीदा हो, आगे चल के 1-2 रुपए हो जाएगा, इतना भी ज्यादा ये शेयर का प्राइस गिर सकता है, राइट? तो ऐसा कोई गारंटी नहीं होता कि कम पैसों का शेयर है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता, राइट? एंड जो कम पैसों के शेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं पेनी स्टॉक। तो बस यही चीज बोलते हैं, इन्वेस्टिंग इन वेरी लो प्राइस स्टॉक्स और व्हाट आर नोन एज पेनी स्टॉक, इनको क्या बोलते हैं, पेनी स्टॉक बोलते हैं। जो छोटे छोटे शेयर्स होते हैं ना, जिनकी प्राइस बहुत कम होती है, इनको बोलते हैं पेनी स्टॉक। डज नॉट गारंटी हाई रिटर्न, जरूरी नहीं है कि ये तुमको हाई रिटर्न देंगे। अंडरस्टूड? बस यही चीज बोले। आगे चले नेक्स्ट टॉपिक। अगेन से ये भी कुछ वही इसी तरीके के नेचर का पॉइंट है करके। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स शुड एन इन्वेस्टर बेयर इन माइंड व्हेन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो क्या क्या चीजें आपको करना है, क्या क्या चीजें आपको नहीं करना है, उसके बारे में अगेन कुछ बेसिक बातें बताई गई। अगेन वेरी वेरी बेसिक, कुछ चीजें तो बहुत बेसिक है, कुछ चीजें आउटडेटेड है करके, तो सारा पढ़ने की नीड नहीं है, बिकॉज देखो बहुत सारे पॉइंट्स दे रहे हैं यहाँ पे, कोई 20-25 पॉइंट दे रहे हैं, इतने सारे पॉइंट्स है, इतने कोई पढ़ ही नहीं सकता, तो इसको 6-7 पॉइंट याद करना मोर देन इनफ फॉर यू। 4 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें कभी भी। ना क्या क्या पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, एंश्योर द इंटरमीडिएटरी ब्रोकर से स्लब ब्रोकर हैज अ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके पास क्या एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहला बात। दूसरा, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद योर ब्रोकर स्लैश सब ब्रोकर सेटिंग आउट टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली। तुम्हारा जो ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, उसके साथ में अग्रीमेंट तुम्हारा होना चाहिए, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होनी चाहिए। बस इतना सिंपल पॉइंट है। एंश्योर दैट यू गिव ऑल योर डिटेल्स इन द नो योर क्लाइंट फॉर्म। जब तुम किसी ब्रोकर के पास रजिस्टर होते हो तो तुमको एक नो योर क्लाइंट फॉर्म फिल करना होता है, केवाईसी फॉर्म बेसिकली, जिसके अंदर तुमको अपना पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन उसमें देना पड़ता है। तो वो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन भरो करके, उसमें कुछ झूठ वूठ मत बोलना करके।
देन एंश्योर दैट यू रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ द रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देन एक्नॉलेज इट करके, राइट। एक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर शेयर मार्केट वगैरह में क्या क्या रिस्क हो सकता है वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो उसको अच्छे से रीड करो, फिर ही उसको एक्नॉलेज करो। अच्छे से रीड करना देन एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज मतलब उसको साइन वगैरह करना। देन insist on a contract note issued by your broker only for trades done for each day। हर दिन जो तुम ट्रेड करते हो उसके लिए मेक श्योर करो कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल रहा हो करके। एंश्योर दैट यू रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट नोट फ्रॉम योर ब्रोकर विद इन 24 आवर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। जैसे ट्रांजेक्शन क्या उसके विद इन 24 आवर्स के अंदर तुमको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाना चाहिए, राइट। आज के टाइम पे डिजिटली मिलता है। एंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन डिटेल्स सच एज ब्रोकर्स नेम। जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसके अंदर सारी डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि ब्रोकर का नेम, ट्रेड टाइम क्या था, ट्रेड नंबर क्या था, देन ट्रांजैक्शन प्राइस, ब्रोकरेज, सर्विस टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वही चीजें जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली अभी। एंड इज साइन बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ द ब्रोकर। उसके ऊपर ऑफिशियल पर्सन का साइन होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें, डूज एंड डोंट्स, जो कि तुमको पता होने चाहिए, राइट। अगेन इतने पॉइंट्स याद रखे तो बहुत है। बाकी पॉइंट्स ऑफ कोर्स रीड कर लेना एक बार के लिए ऊपर ऊपर से। कुछ इसके अंदर डाउट वगैरह हो तो यू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, राइट। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर तुम्हारा एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों बनते हैं, राइट। तो इसको रीड करते हैं। व्हाट इज सेबी स्कोर्स? सेबी स्कोर्स बेसिकली क्या होता है? सेबी के पास तुम जाके कंप्लेंट्स वगैरह कर सकते हो। सेबी तुम्हारी कंप्लेंट्स को सुनेगा, उनको रिजोल्व करेगा, जिसके लिए एक मैकेनिज्म बना रहेगा, उसको बोलते हैं सेबी स्कोर्स। ये स्कोर्स वर्ड आया कहाँ से? तो एस वर्ड स्टैंड करता है फॉर सेबी। ये देखो एस वर्ड, ठीक है। देन सी एंड ओ वर्ड स्टैंड करता है फॉर द कंप्लेंट्स। एंड देन आर एंड ई वर्ड स्टैंड करता है फॉर रिड्रेसल। एंड एस वर्ड स्टैंड करता है फॉर सिस्टम। तो सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम। रिड्रेसल का मतलब सॉल्व करना। तो सेबी ने एक सिस्टम बना रखा है जहां पे आपकी कंप्लेंट्स इकट्ठा की जाएगी एंड उन कंप्लेंट्स को सॉल्व किया जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम सेबी स्कोर्स। डन। अभी देखते हैं कैसे काम करता है। क्या बोलता है कि तुमको प्रॉब्लम हो सकता है, किसके साथ में प्रॉब्लम हो सकता है? कोई भी लिस्टेड कंपनी है या फिर इंटरमीडिएटरी है। इंटरमीडिएटरी कौन? ब्रोकर, सब ब्रोकर, इनके साथ में प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके भी थोड़ा एग्जांपल दिया गया, राइट। पहले तो बोलता है कि तुमको किसी के साथ प्रॉब्लम है, ये लिस्टेड कंपनी या फिर इंटरमीडिएटरी, ब्रोकर, सब ब्रोकर, इनके साथ यदि तुमको प्रॉब्लम है तो पहले तो जिसके साथ प्रॉब्लम उससे जाके बात करो। हो सकता है वो भला इंसान हो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, करे तो उसने सॉल्व कर दिया तो ठीक है। यदि वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता तो तुम सेबी के पास जाओ। ये सेबी स्कोर्स करके एक पोर्टल बना रखा वेबसाइट है, वहां पे जाके आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। बस यही चीज इसके अंदर बोला। पहले उसके पास जाओ, वो सॉल्व नहीं करता तो तुम सेबी के पास आके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हो। SEBI takes up the complaint related to issues and transfer of security slash non-payment of the dividend with the listed companies। लिस्टेड कंपनी के साथ में तुम्हारा क्या कंप्लेन हो सकता है? सिक्योरिटी ट्रांसफर नहीं हुआ, पेमेंट का ट्रांसफर नहीं हुआ, या फिर डिविडेंड उसने डिक्लेयर किया दिया नहीं करके, राइट। तो इन केसेस के अंदर तुम कंप्लेन कर सकते हो। एंड देन सेबी आल्सो टेक्स अप कंप्लेन अगेंस्ट द वेरियस इंटरमीडिएटरीज रजिस्टर्ड विद इट एंड रिलेटेड इशू। सेबी के पास रजिस्टर्ड जितने भी इंटरमीडिएटरीज है, कौन? ब्रोकर, सब ब्रोकर्स, इन सब के बारे में भी कंप्लेन है तो तुम कर सकते हो, राइट। नाउ तुम कंप्लेन करोगे कैसे एंड वो सॉल्व कैसे करता है उसको देखते हैं। Scores facilitate you to lodge your complaint online with the SEBI and subsequently view its status। पहली बात, ये कंप्लेंट ऑनलाइन होता है। कैसे कंप्लेन करना होता है तो इसका सिंपल तरीका होता है। देखो बता देता हूँ मैं। ये देखो सेबी सेबी स्कोर्स करके एक पोर्टल बना हुआ है करके। ये इस पे जाओ, गूगल पे सिंपल सर्च करना सेबी स्कोर्स, तो वो तुमको इस पोर्टल पे लेके आएगा। ये उसका पोर्टल है। यहाँ पे साइन इन करना। मैंने साइन इन करने की कोशिश किया था, कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने साइन इन हो नहीं पाया, राइट। साइन इन करना, फिर वहां पे एक इन्वेस्टर सेक्शन होता है, वहां पे जाके तुम कंप्लेन कर सकते हो, राइट। देखो ये कैसे वर्क करता है, इसका यहाँ पे पूरा प्रोसेस तुमको बता रखा है। रजिस्टर करो स्कोर पोर्टल पे, कंप्लेन लॉन्च करो, फिर उसका स्टेटस तुम ट्रैक कर सकते हो कि तुम्हारा कंप्लेन का क्या हुआ, रिव्यू कर सकते हो उसको, फिर फीडबैक भी दे सकते हो, राइट ना। अभी देखो यहाँ पे तुमको डिटेल्स दे रखा है कि यहाँ पे इस साल कितनी टोटल कंप्लेंट्स आई, फिर उन कंप्लेंट्स को कितना सॉल्व किया, टोटल कितने रजिस्टर्ड लोग हैं यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये इस मंथ में कितनी कंप्लेंट्स आई, ये सारा इन्फॉर्मेशन बेसिक यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे आके तुम अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। डन। चलो अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं ना। सबसे पहले तो क्या, सेबी पोर्टल पे जाओ, वहां पे एक इन्वेस्टर कॉर्नर होता है, वहां पे तुमको ये कंप्लेन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है और वहां पे जाके तुम कंप्लेन कर सकते हो, राइट। देन कंप्लेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंटेन्स पर्सनल डिटेल्स एंड कंप्लेन डिटेल। खुद की डिटेल्स तो पर्सनल डिटेल में खुद की डिटेल दो, अपना नेम, अपना एड्रेस, अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर, अपना पैन कार्ड, ये सब डिटेल दो। फिर कंप्लेन डिटेल्स दो, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है वो बताओ। फिर एक पीडीएफ तुम साथ में अटैच कर सकते हो, जब कंप्लेन फाइल करो साथ में एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो, बट उसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? अप टू 1 MB तक उसका साइज हो सकता है, राइट, फॉर ईच कंप्लेन।
मान लो तुम 2-3 कंप्लेन करते हो तो 2-3 डॉक्यूमेंट तुम अपलोड कर सकते हो, हर एक का साइज 1 MB तक हो सकता है। ठीक है, ये कंप्लेन के साथ अटैच कर सकते हो एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ कंप्लेन, सिस्टम जनरेटेड यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर विल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन व्हिच मे बी नोटेड फॉर फ्यूचर करेस्पॉन्डेंट। एक बार तुम्हारा कंप्लेन रजिस्टर हुआ तो एक सिस्टम जनरेटेड कंप्लेन नंबर जनरेट होता है कि आपके कंप्लेन का ये नंबर है, उसको नोट डाउन करना, क्योंकि तुम्हारे बाद में कोई जरूरत पड़े तो वो कंप्लेन नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए। एक ईमेल भी तुम्हारे पास आ जाता है जिसके अंदर तुम्हारे कंप्लेन को एक्नॉलेज किया जाता है कि हाँ आपकी कंप्लेन हमको रिसीव हो गई करके, एंड साथ में वहाँ पे कंप्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसमें लिखा रहेगा, राइट। तो बस ये चीज यहाँ पे होता है, ईमेल के ऊपर तुमको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। द कंप्लेन कैन ऑल्सो सॉरी कंप्लेनेंट कैन ऑल्सो फॉलो द स्टेटस ऑफ द कंप्लेन ऑनलाइन। तुम उसका स्टेटस चेक कर सकते हो, तुम्हारा कंप्लेन का हुआ क्या, कंप्लेन सॉल्व हुआ नहीं हुआ, किस स्टेज के ऊपर हो, ये सारा स्टेटस तुम फॉलो कर सकते हो, राइट। आगे चले। नाउ अभी देखो ये जो टॉपिक्स है कि सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या टाइप्स के ये शेयर्स हुआ, फिर अलग अलग टाइप्स के शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह, ये मे बी नेक्स्ट क्लास में लेते हैं बिकॉज इट विल नीड सम एक्सप्लेनेशन करके, राइट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।